नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काईडियन विद सुनील में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 से। इसके पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 52 तक डिस्कस किया जा चुका है, तो आज हम लोग 53 से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो लोग 52 तक का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर यूपी पीसीएल अकाउंटेंट के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, आउटस्टैंडिंग रेंट इज मीन्स अदत्त किराया है। तब अदत्त किराया क्या है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या पर्सनल अकाउंट विदाउट नेम है, या नन ऑफ दीज है। हिंदी में वास्तविक खाता है, नाममात्र खाता है, या व्यक्तिगत खाता बिना नाम के है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दें, नॉमिनल अकाउंट में जितने भी चीज़ें आती हैं, नॉमिनल अकाउंट में जितने भी चीज़ें आती हैं वो एक्सपेंस होते हैं, इनकम होते हैं। एक्सपेंस के साथ साथ लॉस भी आता है और इनकम के साथ प्रॉफिट भी आता है, एंड यहाँ गेन भी आता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और लॉस आता है और इनकम प्रॉफिट गेन भी आता है। तो एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये सब क्या आता है अभी इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट नहीं है, इसलिए उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में जानने के लिए वो हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि लॉस प्रॉफिट गेन क्या चीज़ होता है। ठीक है, चलिए, एक्सपेंस क्या है? बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे जो हम पैसा खर्च करते हैं वो एक्सपेंस होता है। दूसरी चीज़, बिजनेस को चलाने के लिए जब हम कोई चीज़ परचेज करके ले आते हैं और उसकी लाइफ 12 महीने से कम होता है तो वो भी एक्सपेंस ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में रेंट है, तो सबसे पहला बात यही बनेगा कि रेंट होता क्या चीज़ है। तो रेंट क्या है? तो अगर आप रेंट देते हैं तो एक्सपेंस होगा, और वही रेंट पाते हैं तो इनकम होगा। जैसे मैं ये कोचिंग चला रहा हूं, तो जिस स्पेस को मैं ले रखा हूं, इसका मैं इसके ओनर को जब पैसा देता हूं तो वो रेंट कहलाता है। तो मेरे लिए वो रेंट एक्सपेंस हो जाता है, लेकिन इस जगह का जो मालिक हैं उनके लिए यही रेंट इनकम हो जाता है। तो फिर रेंट हमारा एक्सपेंस भी बन रहा है और इनकम भी बन रहा है। ये रेंट एक्सपेंस भी बन रहा है, इनकम भी बन रहा है। तो रेंट चाहे एक्सपेंस बने और चाहे इनकम बने, आएगा कौन से अकाउंट में? नॉमिनल अकाउंट में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रेंट कौन से अकाउंट में आएगा, तो कुछ स्टूडेंट के मन में ऑप्शन बी दिख रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि रेंट के आगे एक वर्ड लगा हुआ है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से ये नॉमिनल अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, वो भी विदाउट नेम। विदाउट नेम का मतलब कि पर्सनल अकाउंट में आता है लेकिन कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में आप लोग जानते हैं कि व्यक्तियों के नाम लाए जाते हैं, संस्था के नाम लाए जाते हैं, कंपनी के नाम लाए जाते हैं, जबकि ये रेंट कोई ना तो व्यक्ति है, ना कोई संस्था है, और ना ही कोई कंपनी है। फिर भी ये पर्सनल अकाउंट में आया, इसीलिए इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट विदाउट नेम, बिना नाम का पर्सनल अकाउंट में आना। तो याद रखिएगा,
नॉमिनल अकाउंट में आने वाले जितने भी आइटम होते हैं अगर उनके साथ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग का मतलब अदत्त और प्रीपेड का मतलब पूर्वदत्त, ये दोनों में से कोई भी एक शब्द अगर नॉमिनल अकाउंट में आने वाले आइटम के साथ लग गया है तो फिर वो नॉमिनल अकाउंट में ना आकर के पर्सनल अकाउंट में आएगा, वो भी पर्सनल अकाउंट विदाउट नेम में। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि आउटस्टैंडिंग रेंट कौन से अकाउंट में आएगा तो आपका आंसर होगा पर्सनल अकाउंट विदाउट नेम। कोई आपसे पूछ सकता है आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन से अकाउंट में आएगा तो वो भी यहीं पर आएगा, व्यक्तिगत खाता बिना नाम के। कोई आपसे पूछ सकता है प्रीपेड इंश्योरेंस कौन से अकाउंट में आएगा तो वो आप बताएंगे व्यक्तिगत खाता बिना नाम के। तो कुल मिलाकर के बस इतना समझिएगा, नॉमिनल अकाउंट में आने वाले जितने भी आइटम हैं उनके नाम के साथ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह वर्ड अगर लगा हुआ है तो हमेशा व्यक्तिगत खाते में आएगा, वो भी बिना नाम के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर सही है वो है सी। आंसर क्या सही है? सी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 53 को इरेज करते हैं ताकि हमें समझाने के लिए थोड़ा स्पेस मिल सके, जो आपको अच्छे से समझाया जा सके। तब तक आप क्वेश्चन को रीड करते रहें क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए, लिखा है स्टॉक इंक्लूडेड इन। स्टॉक इंक्लूड होता है, रहतिया सम्मिलित है कहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बेसिक बता दें कि स्टॉक होता क्या है। स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स का मतलब होता है जो माल बिकने से बच जाए। जो माल बिकने से बच जाए वही आपका अनसोल्ड गुड्स कहलाता है इंग्लिश में, और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में स्टॉक कहलाता है। तब आपसे पूछा गया कि स्टॉक कहाँ पर आएगा, तो इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड असेट। तो ध्यान रखिएगा स्टॉक कभी भी फिक्स असेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो माल आपका बिकने से बच गया है वो नेक्स्ट ईयर में वही माल आपका बिक सकता है। मतलब विद इन 12 मंथ में जो आपका स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर में जाकर के बिक सकता है। और अगर विद इन 12 मंथ में आपका स्टॉक बिक जाएगा तो वो कन्वर्टेड हो जाएगा इनटू कैश के फॉर्म में, वो रोकड़ में बदल जाएगा। अब कोई भी संपत्ति जो हमारा 12 महीने के अंदर रोकड़ में परिवर्तित हो जाता है वो कभी भी फिक्स संपत्ति नहीं हो सकता, अस्थाई संपत्ति नहीं हो सकता। अस्थाई संपत्ति वो संपत्ति होती है जो 12 महीने के अंदर रोकड़ में परिवर्तित ना हो पाए। कैश में कन्वर्ट जो हमारी असेट 12 महीने के अंदर ना हो पाए वही फिक्स्ड असेट्स की कैटेगरी में ले आया जाता है। तो ऑप्शन ए तो आपका नहीं है। दूसरा क्या है? पार्ट ऑफ करेंट असेट्स। अभी आपको मैंने बताया कि नेक्स्ट ईयर में जाके वो बिक सकता है, मतलब वो रोकड़ में बदल जाएगा। तो जो भी रोकड़ में 12 महीने के अंदर बदल जाता है वही आपका करेंट असेट्स कहलाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, और बाकी ये सब हट जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? इसको भी आप लिख लीजिए। ये सब जो चीज़ें आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख करके थोड़ा थोड़ा समझाया जाता है उसको आप लोग नोट किए रहेंगे। जो लोगों को आता है उन्हें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बट जिन लोगों को नहीं जानकारी है वो लोग बिल्कुल नोट करेंगे ताकि रिवीजन के टाइम उन्हें हेल्प मिल सके। तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 54 को मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं
कि क्या वहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? लाभानी खाता क्या दर्शाता है? तो पहला है संस्था की वित्तीय स्थिति। कौन सी स्थिति की बात किया है? वित्तीय स्थिति, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संस्था हो, उस संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन को हमेशा बैलेंस शीट दर्शाता है। बैलेंस शीट जो होता है वो संस्था के फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है। आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा फर्म की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। जबकि क्वेश्चन क्या है कि लाभानी खाता क्या दर्शाता है? तो लाभानी खाता कभी भी वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाएगा, तो ऑप्शन ए आपका कट गया। दूसरा है नेट प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। संस्था के शुद्ध लाभ को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, लाभानी खाता संस्था के शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि दोनों को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट को भी दर्शाता है और नेट लॉस को भी दर्शाता है। और क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि लाभानी खाता क्या दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा नेट प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। संस्था के लाभ को दर्शाता है क्या? लाभानी खाता। सी है संस्था के सकल लाभ को। सकल लाभ को हमेशा कौन दर्शाता है? तो ध्यान रखेंगे, सी वाले में जो बोला है वो आपका व्यापारिक खाता मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा दर्शाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाता है, मतलब सकल लाभ और सकल हानि को दर्शाता है। तो इस तरीके से संस्था का जब वित्तीय विवरण बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो उसके अंतर्गत मुख्य रूप से व्यापारिक खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। व्यापारिक खाते के अंतर्गत सकल लाभ व सकल हानि दर्शाया जाता है। लाभानी खाता के अंतर्गत शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि दर्शाया जाता है और आर्थिक चिट्ठा के अंतर्गत फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से संस्था के वित्तीय विवरणों के द्वारा क्या दर्शाया जाता है वो आपको बता दिया गया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बेशक आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 55 हमारा ख़त्म होता है। अगर आप लोग को समझ में आया है, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, अगर उनको हमारा ये पढ़ाने का तरीका समझ में आया है, जो भी चीज़ें मैंने बताया उन्हें अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके जो भी सोशल साइट होंगे उस पर आप इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन और कंटिन्यू करके देखते हैं, तब तक पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर नोट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के देखते हैं 56 क्या है। ठीक है, नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो चलिए पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर आंसर की तरफ आएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने से पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है।
तो क्वेश्चन का कहना है कि क्रमागत ह्रास पद्धति का मतलब है, तो क्रमागत ह्रास पद्धति का क्या मतलब है। इसको हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं कि थ्योरी से लिया गया है, या फिर हम इसे न्यूमेरिकल से भी बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए पहला है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉल ईयर बाय ईयर, ह्रास की दर वर्ष प्रतिवर्ष गिरता है। तो पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आपके प्रश्न में जिस रेट से ह्रास निकालने के लिए बोला जाएगा उसी ही रेट से हर साल आपको ह्रास निकालना होगा, वो ह्रास की दर आपका बदलेगा नहीं, उसी ही दर से हर साल आप ह्रास को निकालेंगे। तो इसका मतलब ह्रास की दर किसी भी साल बदलेगा नहीं। तो ऑप्शन ए तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता। अब दूसरा क्या है, द अमाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फॉर ईयर बाय ईयर, मतलब जिस राशि पर ह्रास निकाला जाता है वह वर्ष प्रतिवर्ष कम होता जाता है। तो ये ऑप्शन सही है या गलत है, इसको जानने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं। अगर आपने कोई मशीन 1 लाख रुपए का खरीदा और उस पर डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, वो भी डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से लगाने के लिए डेप्रिसिएशन बोल रहा है, तो पहली साल में जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 10,000 आएगा। पहली साल में 1 लाख का 10% निकालेंगे तो 10,000 आएगा। तो मशीन की वैल्यू पहले साल के अंत में 90,000 रुपया बचेगा। जब दूसरे साल में डेप्रिसिएशन निकालने लगेंगे तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का नियम यह है कि हम असेट्स पे जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो पहले साल में हम उस वैल्यू पे निकालते हैं जितने रुपए की असेट खरीद के लाई गई है। दूसरे साल में जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो पहले साल जितने रुपए की असेट खरीद के लाए हैं उसमें से उस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की जो वैल्यू बचती है उस पर निकालते हैं। मतलब दूसरे साल में 90,000 का 10% निकाला जाएगा तो 9,000 आएगा, तो मशीन 81,000 की बचेगी। और तीसरे साल में जब निकालेंगे तो 81,000 पे निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन 8,100 रुपये आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन का आंसर दिखना शुरू हो चुका है अगर ये आप इतना समझ गए हैं। बी है जिस राशि पर ह्रास निकाला जाता है वह प्रतिवर्ष कम होता जाता है। देखिए पहली साल ह्रास 10,000 1 लाख रुपए पे निकाले हैं, दूसरी साल ह्रास 90,000 रुपये पे निकाले हैं, तीसरे साल में ह्रास 81,000 रुपये पे निकाले हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड के अंतर्गत हर साल डेप्रिसिएशन जिस अमाउंट पे निकालते हैं वो कम होता जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। लेकिन सिर्फ बी को ही पढ़ के आप आगे बढ़ जाएंगे तो भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। सी और डी भी ऑप्शन को पढ़ने का प्रयास करिए, हो सकता है वो भी सही हो। तो सी देखिए क्या है, ह्रास की राशि वर्ष प्रतिवर्ष कम होती जाती है। देखिए जिस साल मशीन खरीद के लाया गया उस साल ह्रास की राशि 10,000 रुपया निकल के आया था, दूसरे साल में ह्रास की राशि 9,000 रुपया निकल के आया, तीसरे साल में ह्रास की राशि 8,100 रुपया निकल करके आया। इसका मतलब बी वाला जो बात है वो भी इस प्रश्न का आंसर बन रहा है कि ह्रास की भी राशि प्रतिवर्ष कम होती जाती है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। और जब किसी भी प्रश्न में 2 ऑप्शन सही होते हैं तो उस केस में हमारे उसी क्वेश्चन में एक जरूर ऑप्शन होता है जिसमें बोथ लिखा हो। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए डी में लिखा है बोथ बी एंड सी, तो इसका मतलब हम जो टिक मारेंगे एग्जाम में वो डी पे मार देंगे। तो डी पे मारेंगे तो इसका मतलब बी एंड सी दोनों सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, तो कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, डी हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टिक करें, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी।
इसके बाद हम लोग लास्ट यहाँ का क्वेश्चन देखते हैं जो व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। अभी हमारा सेशन एंड नहीं होने वाला है, बट जो व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसे पहले नोट कर लीजिए, अच्छे से कॉपी में नोट किए रहेंगे। रीजन के साथ जब आप देखिए पढ़ेंगे ना तो पढ़ाई आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको किसी चीज़ का रीज़न नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब फिर वो पढ़ाई आप सिर्फ रट्टा मारते हैं। तो रट करके जब आप पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप भूल जाएंगे। इसलिए आपको रट के नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीख करके पढ़ना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जहाँ ये क्वेश्चन लिखिएगा वहीं पर इसको लिख भी लीजिएगा, जिससे आप कभी भी रिवीजन करें तो बड़े आराम से आप समझ पाएँ कि ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों क्यों सही हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 57। अब 57 में देखिए क्या बोला है। करा है कि द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी इज डेबिटेड टू। इसका मतलब ये है कि मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा उसको हम डेबिट करेंगे। मतलब क्या डेबिट करेंगे? जब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा तो क्या डेबिट होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो भी मशीन परचेज करके आता है, एंट्री पास करते समय हम मशीन को डेबिट करते हैं। ठीक है, अगर 1 लाख रुपए की मशीन आपने खरीदा तो मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख से होगा। बाद में जब यूज कर लेते हैं तो साल के अंत में आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो जब डेप्रिसिएशन निकालने लगते हैं तो डेप्रिसिएशन का मतलब कि मशीन की वैल्यू कितने रुपए से कम हो गया। जैसा अभी आपने यहाँ देखा था तो पहले साल के अंत में 10,000 रुपये से कम हुआ था। तो मशीन की वैल्यू 10,000 रुपये से कम हुआ तो फिर मशीन को क्रेडिट करना पड़ जाएगा, क्योंकि मशीन असेट है और असेट्स डेबिट साइड से बढ़ता है, क्रेडिट साइड से घटता है। जब आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीद के लाया था तो आपके बिजनेस की असेट बढ़ी थी, तो आपने असेट को डेबिट किया था। लेकिन वही असेट जब आपने यूज किया तो यूज करने की वजह से उस असेट्स की वैल्यू 10,000 रुपये से कम हो गया। और असेट की वैल्यू जब भी कम होगा तो क्रेडिट साइड से कम होगा, तो आपने क्रेडिट में लिख दिया टू मशीन। डेबिट किसको करेंगे वही अब देख लेते हैं। तो जितने रुपए से मशीन की वैल्यू कम हुआ हम कहेंगे कि वह वैल्यू उस ईयर का एक्सपेंस है। वह वैल्यू उस ईयर का एक्सपेंस है, मतलब उस ईयर में बिजनेस को चलाने में उतने रुपए का असेट यूज कर लिया गया। तो 10,000 रुपीज़ का असेट्स उस ईयर में बिजनेस को चलाने में यूज कर लिया गया, मतलब 10,000 रुपया एक्सपेंस है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। मशीन पर लगाया गया हरास रेडी किया जाएगा। मशीन पे जो हरास लगता है उस टाइम जब हम डेबिट करने लगेंगे तो किसको डेबिट करेंगे? डेप्रिसिएशन को करेंगे, मशीन को करेंगे, बोथ को करेंगे, या किसी को भी नहीं करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया गया तो आपने डेबिट किसको किया है? डेप्रिसिएशन अकाउंट को। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? ए। तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ए आपका सही हो गया। तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं, जो कि हमारे आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होगा और हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं क्या है, और उसी के साथ अपने इस सेशन को आज हम ख़त्म भी करेंगे। लेकिन अभी जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट चैनल को देख रहे हैं, चैनल पे वीडियो देख रहे हैं,
बट वीडियो को अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं। तो उन्हीं से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, जो भी समझाया गया वो आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जो भी आपके सोशल मीडिया हैं उस पर भी आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस। ह्रास एक प्रक्रिया है संपत्ति का मूल्यांकन करने का। तो डेप्रिसिएशन निकाल लेने से कभी भी संपत्ति का मूल्यांकन नहीं हो सकता। संपत्ति का मूल्यांकन का मतलब होता है कि संपत्ति की मार्केट वैल्यू क्या है। तो अगर आप कोई एसेट खरीद के लाए हैं और उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो बस आप इतना पता कर पाते हैं कि मैंने जो ये एसेट ले आया था इसको साल भर यूज किए हैं तो इसकी वैल्यू इतने से कम हो गई, साल के अंत में इतने रुपए की बची है। लेकिन जब उसकी मार्केट वैल्यू आप देखेंगे तो मार्केट वैल्यू कुछ और हो सकता है। इसलिए डेप्रिसिएशन से कभी भी एसेट्स का वैल्यूएशन नहीं निकाला जा सकता। एसेट कितने रुपए की है ये नहीं निकाला जा सकता। दूसरा, एलोकेशन ऑफ कास्ट। कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में जो एसेट्स यूज होता है, उस एसेट्स को यूज करने की वजह से उसमें जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो डेप्रिसिएशन उस पूरे बिजनेस का माना जाता है। अब हो सकता है उस बिजनेस में कई यूनिट हो, जैसे कई टाइप के प्रोडक्ट बनते हों, तो डेप्रिसिएशन टोटल किसी एक ही टाइप के प्रोडक्ट पे अगर आप ले जाके पूरा दिखा देंगे तो उस प्रोडक्ट की कास्ट ज़्यादा हो जाएगी, बाकी प्रोडक्ट की कास्ट सस्ती हो जाएगी। जैसे आप अपनी फैक्ट्री में तेल भी बनाते हैं, आटा भी बनाते हैं और मैदा भी बनाते हैं, तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं। अगर पूरा डेप्रिसिएशन तेल वाले प्रोडक्ट पे ही लगा देते हैं तो आटा और मैदे पे तो 1 भी रुपया डेप्रिसिएशन नहीं गया, तो फिर वो दोनों सस्ते और आपका तेल महंगा हो जाएगा। जबकि जो एसेट यूज हुआ है वो तीनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज हुआ है, तो उस केस में उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को तीनों ही प्रोडक्ट पे विभाजन करना पड़ेगा, तो उसको हम एलोकेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस है एलोकेशन ऑफ कास्ट, कास्ट का विभाजन करने का, है कि नहीं। बोथ हो नहीं सकता, क्योंकि जब ये सही नहीं है तो बोथ हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या निकल जाएगा आपका सही, बी, एलोकेशन ऑफ कास्ट, लागत का विभाजन करना। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आ जाता है एग्जाम में, तो बड़ा आसान है, बट मोस्टली स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि इसमें करना क्या है। तो ऑप्शन क्या होगा, लागत का विभाजन करना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 58 ख़त्म होता है और हमारा आज का ये सेशन भी ख़त्म होता है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 59 के साथ। तब तक आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।